नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी न्यूज एंड व्यूज का। केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन को 31 तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 4 की शुरुआत आज से हो गई है। लॉकडाउन 4 में आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने पर जोर दिया गया। लॉकडाउन 4 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई फैसलों को राज्य सरकारों पर छोड़ दिया। राज्य सरकारें अपने सूबे की तस्वीर को देखते हुए छूट का फैसला लें, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी टीम के साथ बैठक के बाद लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस फाइनल कर दी है। एसीएस गृह राजीव स्वरूप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद राजस्थान की तस्वीर कैसी होगी इस पर चर्चा करेंगे। आज इसी पर मंथन करेंगे कि आखिर सरकारी छूट कहीं दुरुपयोग इसका ना हो। सबसे पहले सुनते हैं एसीएस गृह राजीव स्वरूप को, क्या कुछ कहा उन्होंने, उसके बाद चलेंगे चर्चा। कुछ प्रतिबंध हैं जो समस्त राज्य में लागू रहेंगे, जैसे कि किसी भी स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते हैं। रोज़ शाम को 7 बजे से लेके प्रातः 7 बजे तक कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता है। ये कर्फ्यू वाली स्थिति रहेगी। शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान, होटल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम आदि ये सब बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार का समारोह आयोजित नहीं होगा, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, स्पोर्ट्स का हो, कोई पार्टी हो, किसी भी प्रकार की पार्टी, बर्थडे पार्टी नहीं आयोजित हो सकती। धार्मिक स्थल पूर्वानुसार बंद रहेंगे, किसी भी प्रकार का धार्मिक समारोह नहीं हो सकता। पान, गुटखा, तंबाकू के विक्रय पर पूर्ण रोक रहेगी। देखिए, 3 सिद्धांतों पर इसको आधारित किया गया है जो आज गाइडलाइंस जारी की गई है, लेकिन साफ तौर पर उन इलाकों में तमाम चीज़ों के लिए छूट दी गई है जो ग्रीन जोन्स में है। लेकिन हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़े, एक एक करके परिचय करवाते हैं, फिर चलेंगे सीधे सवालों पर। डॉक्टर मनोज राजौरिया हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। विवेक बंसल साहब है, कांग्रेस से प्रभारी हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा सीमा गिल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं विवेक बंसल जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जो गाइडलाइन तैयार की गई है, सर मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? जी, जो गाइडलाइन आज तैयार की गई है, मैं चाहूंगा इसका बेस एक बार आप बताएं, क्योंकि कई राज्यों में सरकारों की तरफ से यह कहा गया, जब फीडबैक लिया गया कि अगर थोड़ी भी ढील दी जाएगी तो संक्रमण फैलने का खतरा है। लेकिन ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन जो कि आपके अंडर में अब निर्धारित करने के लिए पूरी तरीके से परमिट है, उन इलाकों में क्या क्या पूरी तरीके से सावधानी बरतते हुए किन किन चीजों की छूट दी गई है और किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाएगा? देखिए, जहां तक आपने कहा कि और प्रदेशों में क्या हुआ, मैं उसकी बात ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो हर स्टेट, हर राज्य अपने हिसाब से उस चीज को नीति निर्धारण कर रहा है। जी। राजस्थान में मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस की सरकार ने शुरू से जिस तरीके से इस संक्रमण से निपटा है, जिस तरीके से फोकसिंग की है, जिस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट किया है जी। और इसी का प्रतिफल रहा कि लोगों ने उदाहरण दिए और राज्यों में इसका उदाहरण दिया गया कि यहाँ किसी खास तौर से मैं उसका नाम भी ले देता हूँ, भीलवाड़ा मॉडल की तरह। चाहे हमारा उत्तर प्रदेश में मेरा ताल्लुक है, तो वहां पर भी भीलवाड़ा मॉडल बहुत चर्चा में है। तो सबको देखते हुए जो निर्णय लिया हुआ है, मैं तो ये कहूंगा कि स्वागत योग्य है, क्योंकि जीवन तो देखिए आगे बढ़ना है। आपको यदि घोषणा हो गई है WHO के माध्यम से कि ये वायरस जल्दी से समाप्त नहीं होने वाला जी। इसके साथ हमें जीना है। और जागरूकता, मेरा ये मानना है कि अधिकांश जो जनसंख्या है जिम्मेदार है, जागरूक हो गई है कि इसमें क्या सुरक्षा के कवच हमें क्या पहनने हैं, क्या सुरक्षा के क्या क्या उसके मानक हैं। तो मुझे तो ये जो निर्णय लिया गया है राजस्थान सरकार ने, स्वागत योग्य, जीवन जन सामान्य की ओर शत बढ़ना चाहिए। नहीं विवेक जी, सब सारी चीजें ठीक है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता था कि जितने रेड जोन है उनको थोड़ा बरकरार रखा जाए, जितनी सख्ती है, क्योंकि सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा उतना ही वहीं पर है, बाकी ग्रीन और ऑरेंज में चीजें बिल्कुल ऑपरेट करवाई जाती?
यहां पर भी कहा गया 50% कर्मचारियों के साथ काम शुरू किया जाएगा जो रेड जोन है। तो जिस बात को लेकर 2 महीने हमने मशक्कत की है, आपने मशक्कत की है, वो चीजें थोड़ी ढीली हो जाएंगी तो चीजें बेकार नहीं होंगी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए, रेड जोन का जो आप मानक समझ लीजिए, रेड जोन क्यों होता है? रेड जोन यूं होता है कि 14 दिन तक अगर आपके क्षेत्र में एक भी केस नहीं होता है तो उसे रेड जोन से हटा दिया जाता है। तो ये आप इसको कहें, कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है, मैं और भी जनपदों में देखा है या जहां रेड जोन जो लागू हुए हैं कि 1 या 2 केसेस रोज निरंतर निकल रहे हैं, पर लेकिन कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि देयर इज अ सडन स्पर्ट इन द केसेस। तो मुझे तो नहीं लगता कि रेड जोन और ऑरेंज जोन में बहुत ज्यादा फर्क है। तो मुझे मतलब मैं एक, या तो कहिए कि थोड़ा सा आई एम वेरी पेसिमिस्टिक, मैं बहुत सकारात्मक को, और मैं चूंकि भारतीय के नागरिकों ने इन 1.5-2 महीनों में बहुत जिम्मेदारी का परिचय दिया है, तो मुझे ये अपेक्षा भी करता हूं और ये पूर्ण रूप से विश्वास है कि राजस्थान के नागरिक लोग इसका ना सिर्फ स्वागत करेंगे बल्कि जीवन जिम्मेदारी के साथ इसका निर्वहन करेंगे। बिल्कुल सही सर, हम ये उम्मीद करते हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़े हैं, जरा उनके पास भी चलते हैं। बीजेपी की तरफ से मनोज राजौरिया साहब हमारे साथ हैं, सांसद। मनोज जी, सरकार की गाइडलाइन को लेकर बीजेपी का रिएक्शन क्या है? बीजेपी की टिप्पणी आपकी तरफ से। नमस्कार। सबसे पहले तो यादव साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बहुत अच्छे विषय पे आज जी न्यूज के माध्यम से विषय उठाया है जी। और जहां तक गाइडलाइन की सवाल है कि भारत सरकार, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से जो कल गाइडलाइन जारी की थी और राज्यों को जो ताकत दी है कि वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार ये निर्णय करें कि कौन सी सेवाएं उनको शुरू करनी है और कौन सी उनको बंद रखनी है, लेकिन मूल रूप से जो गाइडलाइन केंद्र सरकार ने दी उसी के अनुरूप उनको पालना करनी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का जो मंशा रही है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति की जान कीमती है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक परिवार को कैसे बचा जाए और टीम इंडिया के माध्यम से राज्य साथ में काम करे। और मैं सोचता हूं कि आज राजस्थान सरकार के जो एसीएस श्री राजीव स्वरूप ने जो राजस्थान के लिए भी जो गाइडलाइन जारी की है, मैं इस गाइडलाइन का स्वागत करता हूं जी। साथ में ही एक जिम्मेदारी उनके ऊपर, राजस्थान सरकार के ऊपर है जी, कि जो गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की है, जो राजस्थान सरकार ने जारी की है, ये धरातल पर कितने प्रभावशाली तरीके से इसको लागू कर पाएंगे जी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकार के और जिला प्रशासन के माध्यम पर होगी, क्योंकि गाइडलाइन जारी करना और उसको जमीन पर उतारने में बहुत बड़ा अंतर पिछले 50-60 दिन में देखने को मिला है। नहीं मनोज जी, एक चीज और है, आप ही का पड़ोसी राज्य, हमारा पड़ोसी राज्य यूपी है। देखिए वहां पर अभी गाइडलाइंस तो प्रॉपर नहीं है, लेकिन वहां पर कहा जा रहा है कि सार्वजनिक जितने कन्विंस की चीजें, यानी सार्वजनिक जितने परिवहन की चीजें हैं, उन पर अभी प्रतिबंध लागू किया जाए, क्योंकि उसी से संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। और राजस्थान में उन इलाकों में उन गाड़ियों को परमिशन दी जा रही है जो ग्रीन जोन है। मैं यही बात करूं, मैं यही बात कर रहा हूं कि एक वाही के पर्पज से कोई काम करना और एक जिम्मेदारी के पर्पज से कोई काम करना में बहुत बड़ा अंतर होता है संजय जी। और ये राज्य सरकार के ऊपर है कि वो सिर्फ वाही के ऊपर अपने आप को जनता की नजर में श्रेष्ठ ठहराने का काम करे, या वास्तव में जनता के हित में क्या काम है वो काम करे। थोड़ी देर के लिए आप अनुमति दे सकते हैं कि अब जिस तरीके से मैंने आज देखा कि राजस्थान सरकार ने अनुमति दी है कि जो बसों की अनुमति दी है जी, और उसको फुल कैपेसिटी से अनुमति दी है कि अगर 50 सीटों की तो 50 सीटें देंगे, जबकि एक तरफ दिल्ली की राज्य सरकार ने आधी अनुमति से दी और 2 मार्शल उस बस में रहेंगे। आप दोनों की जिम्मेदारी का अंतर कीजिए। और मुझे नहीं मालूम कि एक बस में 50 सीट है तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना राज्य सरकार कैसे कर रही है। खुद जब नियमों की अवहेलना कर रही है तो जनता से कैसी अपेक्षा की जा सकती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एसीएस क्या कहना चाहते हैं या किस तरीके से अपना काम करना चाहते हैं। जहां विवेक जी, मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा जो सवाल उठाया मनोज जी ने। अधिकारियों, ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा, माफ करिएगा बीच में रोक दिया मैंने, बात को टोका है, लेकिन मैं सबके पास एक बार आता हूं, उसके बाद दोबारा आता हूं, थोड़ा ही समय होता है। सीमा जी, आपका रिएक्शन इस पे, उसके बाद विवेक जी मैं चाहूंगा कि जो सवाल मनोज जी ने उठाए हैं उस पर आप गंभीरता से इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन सीमा जी, इसके पहले आपका रिएक्शन, सरकार की गाइडलाइन क्या वाकई में सही है और सख्ती होनी चाहिए थी, या फिर जो ढील दी गई है वो सही है राज्य के हिसाब से? संजय, देखिए जिस तरीके की परिस्थितियां हम पिछले एक लंबे टाइम से देख रहे हैं, उसके हिसाब से
जब केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस आ रही थी उसके बाद राज्य सरकारों के कुछ अपने मुद्दे थे जी। तो इस ना तो ये कह सकती है पूरी तरीके से सही है, ना ये कह सकते पूरी तरीके से गलत है। हाँ, इसमें जो अच्छी चीज जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि ये जो राजनीति हो रही थी केंद्र राज्य सरकारों के बीच में, उसमें अब छूट मिल गई है। आप बहाने नहीं बना सकते, आपको काम करना पड़ेगा। राज्य सरकारों के बारे में जो केंद्र सरकार ने जो डाला है वो एक तरह से अकाउंटेबिलिटी सेट करता है कि अब आपको अपने तरीके से अपने राज्य में आपके अधिकार क्षेत्र में जो भी कार्य करने हैं आप कीजिए, लेकिन जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। तो अब आप ये कह के बच नहीं सकते कि केंद्र की वजह से हम तो मजबूरी में कर रहे हैं। तो और वैसे राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि भीलवाड़े का अपने आप में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल पूरे हिंदुस्तान के सामने है। और अगर राजस्थान सरकार प्रॉपर तरीके से काम करती है अपने हिसाब से, क्योंकि वो अब दबाव में नहीं है, अपने हिसाब से डिसीजन दे सकती है, तो राजस्थान का जिस तरह से ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उस पर बहुत आराम से काबू पा सकती है और चीजों को वापस स्मूथ कर सकती है। क्योंकि जो आम आदमी की जो दुविधा है वो सिर्फ लॉकडाउन में बैठने की नहीं है, उसके साथ साथ उसको जीवन सरवाइव करने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार अगर नियत के साथ, अच्छी नियत के साथ, मैं खासकर कह रही हूँ कि अच्छी नियत के साथ अगर काम करना चाहती है तो काम हो सकते हैं। अब ये राजस्थान सरकार के दिमाग के हिसाब से वो किस तरीके से काम करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जनता को ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट जोन में लेके जाए, क्योंकि उनको सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ जगहों पर हालात हैं जहाँ पर लोग अपनी बेसिक जरूरतों के लिए लड़ रहे हैं, पर लोग एक दूसरे को जाने के लिए आतुर हैं। तो अगर उनको कहीं ना कहीं अगर ऐसे लगेगा कि सरकार वापस उस सिस्टम को लागू कर रही है और चीजें वापस स्मूथ हो रही है, तो जो एक माइग्रेंट लेबर के मन में जो इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई है, शायद हो सकता है कि वो अब उतनी ना हो, क्योंकि सरकारों का जो दायरा है छोटा होता है, वो अपने लेवल पे अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो ये एक अच्छी बात है। मुझे लगता है इसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी और राज्य की जनता को भी। नहीं, लेकिन इससे तो संक्रमण फैलने का खतरा भी तो बन जाएगा। ठीक है, सभी लोग स्वागत तो कर रहे हैं और करना दूसरा ऑप्शन भी नहीं, ये करना ही पड़ता है। लेकिन क्या कोई और ऑप्शन हो सकता है जिसके जरिए अगर काम भी चल जाए और संक्रमण भी ना हो? इस पर भी विचार करने के लिए हम लोग सोच रहे थे। ठीक है बंसल साहब, मैं शुरुआत दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। जो मनोज जी ने सवाल उठाए थे कि एक वाहवाही के लिए होता है, एक जिम्मेदारी के साथ काम करना होता है, इस वाले कॉमेंट पर मैं चाहूंगा आपकी टिप्पणी। देखिए, ये इनके मुंह से शोभा नहीं देता। वैसे जो कह रहे हैं हमारे साथी बहुत गंभीर हैं और वाहवाही और खासतौर से राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में तो मुख्यमंत्री के सिलसिले में संदर्भ में शायद परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो वाहवाही के लिए काम करते हैं। वो पूरी तरीके से समर्पित भाव से राजस्थान सरकार और राजस्थान प्रदेश और राजस्थान के नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं। जो खासतौर से जो विभिन्न वर्ग है उसके लिए कार्य कर रहे हैं और जीवन को गति दे रहे हैं, राजस्थान के जीवन को सामान्यता की ओर ले जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें वाहवाही की बात है। वो पूरी जिम्मेदारी से उन्होंने निर्णय लिया है। सब चीजों के प्रोज एंड कॉन्स उन्होंने, सकारात्मक और नकारात्मक जो पहलू हैं उन पे चर्चा भी हुई होगी। उन्होंने जो एक ग्रुप है उसके साथ साथ उसके पश्चात उन्होंने ये निर्णय लिया है। तो अभी से उस पर टिप्पणी की जाए कि ये आलोचना की जाए कि ये इसलिए किया जा रहा है, और खासतौर से मैं भाई से अपने जो साथी हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि वो तो उनको तो शोभा नहीं देता ये बात कहते हुए कि वाहवाही और जिम्मेदारी। मनोज जी जवाब, क्योंकि अगर इसका सिलसिला शुरू हुआ तो अगर इस पर टिप्पणी शुरू हुई तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। मनोज जी जवाब सीमित रखूंगा, मैं कोई आलोचना की बात नहीं। संजय जी मैं मेरे कांग्रेस के साथी मित्र श्री विवेक बंसल जी को मैं जानकारी देना चाहूंगा। इसके साथ साथ मैं एक मिनट ये जरूर कहना चाहूंगा, जो उनका सुझाव था, जो उन्होंने दिल्ली का जो उदाहरण दिया, शायद उसको समायोजित किया जा सकता था सोशल डिस्टेंसिंग बसेस में। और इसका सुझाव मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपने माध्यम से पहुंचाऊंगा कि इसको किया जा सकता था। पर लेकिन उन्होंने जरूर इस पे एक गहन चिंतन हुआ होगा, उसके पश्चात ही पहुंचे। ठीक है, विवेक जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। मनोज जी बात रखिए अपनी। मैं विवेक जी को एक थोड़ी धरातल की जानकारी देना चाहूंगा। विवेक जी, आप राजस्थान के कांग्रेस के सह प्रभारी हैं और इस संकटपूर्ण परिस्थितियों में राजस्थान सरकार के साथ मैं आशा करता हूं कि आपका संपर्क भी सुचारू रूप से होगा। मैं धरती की जानकारी आपके माध्यम से, जी न्यूज के माध्यम से देना चाहूँगा कि नियत में आपने जो कहा कि हमारी बहन अभी सीमा गिल जी की बहुत बड़ी बात बोली कि नियत का पता होना चाहिए। मैं नियत की बात करता हूँ कि जो अभी बस का उदाहरण दिया,
मुख्यमंत्री जी की नीयत पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जमीन पर और नीयत पे भी सवाल उठने की बात है कि मैं अभी एक उदाहरण देना चाहूंगा कि राजस्थान में कुछ बसों का एक किया गया कि उनको रवाना किया गया और राजस्थान के भरतपुर जिले में यूपी बॉर्डर पर ले जाके और काफ़ी लोगों को, बसों को और कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया। क्या अभी मैं एक थोड़ी देर पहले राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री का एक डिबेट देख रहा था, वो ये बात कर रहे थे कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने व्यवस्था की है। मैं जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि सरकार में कांग्रेस पार्टी सरकार से ऊपर है क्या? क्या राजस्थान में जो सरकार है वो कांग्रेस की नहीं है क्या? क्या पार्टी सरकार से ऊपर है क्या? अगर उनको ये मालूम है कि उनको यूपी में कुछ श्रमिकों को भेजना है, तो क्या उनको जिला कलेक्टर के यहाँ पे जिन लोगों को भेजना है उनको एनरोल करना चाहिए था, जो प्रशासन से अनुमति लेनी चाहिए थी, अनुमति लेके नियम अनुसार राज्य के जो यूपी सरकार को भेजना चाहिए था, यूपी सरकार से अनुमति मिलके उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करके ताकि और यूपी में भेजा जाना चाहिए, वहां के अधिकारी उनको क्वारंटाइन करते, पूरे एक नियम और कानून बने हुए हैं, गाइडलाइन बनी हुई है। उन गाइडलाइन को तोड़ने का काम कांग्रेस के नेतृत्व में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने किया और उसको यहाँ के राष्ट्रीय सचिव श्री जुबेर खान जी और अन्य लोग लेके गए। मैं इसकी नीयत पे सवाल उठाना चाहता हूं कि अगर नीयत अच्छी होती तो प्रशासन को राजस्थान सरकार से वो अनुमति लेते। अगर ली हो तो आप उसकी कॉपी आप मुझे दीजिए। बिल्कुल नहीं ली, उन्होंने राजस्थान सरकार से नहीं ली, उन्होंने यूपी सरकार से नहीं ली। ये क्या तरीका है विवेक जी? जवाब ये क्या नीयत में खोट नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कल मैं कोटपुतली की घटना बताऊंगा, मैं जी न्यूज की बात कर रहा हूं। कल कोटपुतली में काफी मजदूरों का एक समूह रात को पैदल चल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आदेश दिया था कि सड़कों पे यदि कोई भी पैदल चलता हुआ दिखेगा उसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की, एसडीएम की, थानेदार की होगी। मैं समझ में नहीं आ रहा कि वो 20-20 किलोमीटर लोग राजस्थान की सीमा में पैदल आ रहे हैं, उन लोगों को क्यों नहीं केयर किया गया? बिल्कुल सही। हाँ, मैं दूसरा उदाहरण चूरू का भी देना चाहूंगा कि चूरू में प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचाया, मैं उसको स्वागत करता हूं। जो जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन ने चूरू में दिखाई है वो जिम्मेदारी कोटपुतली में क्यों नहीं दिखाई? मनोज जी, सिर्फ कोटपुतली नहीं सर, 4:30 बजे हमने इसी पे शो किया था, 4:30 बजे, और मैं कहूं तो कम से कम 8-10 जिलों की तस्वीरें ऐसी आई थी जिसको लेकर वाकई में हैरानी थी। ऐसा नहीं कि अधिकारी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, लेकिन वहां पर व्यवस्थाएं उतनी नहीं हो पा रही हैं जो होनी चाहिए थी वाकई में। सर मैं दोबारा आऊंगा, बंसल जी इसका जवाब दीजिए। मेरे संसदीय तो हमने बस इसलिए लगाई, हमने तो जिससे कहते हैं कि उनकी अगर सीमाएं उनको एक सहयोग देने के लिए कि जो वहां उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं उनको यातनाएं उनकी कम हो, उनकी कोई सहयोग नहीं, बसें लगानी आप सरकार से अनुमति लेते, राजस्थान सरकार से लेते, यूपी सरकार से लेते। गिलास आधा भी भरा दिखता है और आधा खाली भी दिखता है। शायद आपको खाली दिख रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके स्वाभिमान को या कहीं ना कहीं आपकी जो संवेदनशीलता है उस पर उसको आहत किया है इस पहल ने। जो मजदूरों के प्रति प्रतिबद्धता उजागर हुई कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की, और जो पीड़ाएं जो जिस तरीके से मृत्यु हो रही थी, जिस तरीके से एक्सीडेंट्स हो रहे थे मजदूरों की, हम लोगों की बर्दाश्त से बाहर थी। हमारी नेता ने इस पे पहल की और उसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ अनुचित था कि अगर बसें खड़ी की गई, बसों अगर वहां उत्तर प्रदेश जाने के लिए अगर सहयोग देने की बात की गई तो सहर्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को स्वीकृति जो विवेक जी, मैंने तो सुना कि वहां से स्वीकृति मिल गई। हाँ, थोड़ी डिले जरूर हुआ था, लेकिन मैं उन बातों को नहीं कर रहा। मुझे लगता मनोज जी भी उन बातों को बोल रहे हैं जो इस वक्त प्रदेश के भीतर देखी जा रही। बॉर्डर छोड़िए, अभी तो जिलों के बॉर्डर पर भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर लोग स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं और जो अधिकारी हैं वो वाकई में या तो पहुंच नहीं रहे या फिर कहीं न कहीं व्यवस्थाएं कमजोर हैं। तो मैं इसीलिए ये कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं संजय जी। सर मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, सीमा जी के पास चलूंगा। चीज कहते हैं कि राजनीतिकरण ना किया जाए, ये एक जीता जागता जो उदाहरण था कि इजाजत में 48 घंटे का विलंब हुआ कि ये राजनीतिकरण था, वरना क्या चीज थी, क्या बाध्यता थी कि उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही आपने कहा सर। विवेक जी, आपके सवाल में सर इसलिए दम है। मैं चाहूंगा मनोज जी, अगर आप घर के भीतर सवाल उठा रहे हैं तो जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर आखिर डिले क्यों की जा रही, संवेदनशीलता को लेकर सवाल खड़े होते हैं, इसका जवाब लूंगा। लेकिन इसके पहले सीमा जी जिस तरीके से देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी नहीं सर, मैं आऊंगा दोबारा, एक बार दूसरे मेहमान में उनका भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। सीमा जी मैं आपके पास आ रहा हूं।
जो तस्वीरें आज देखी गई हैं, गाइडलाइंस तो जारी कर दी गई, गाइडलाइन 3 में भी जारी की गई थी, 4th में भी जारी की गई हैं, लेकिन क्या वाकई में जिस तरीके से सरकारें चाहती हैं या जिस तरीके से आदेश होते हैं वो जमीन पर दिखाई देता है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है, देखिए, एक तरफ कोरोना मार रहा है, एक तरफ जिंदगी इस तरीके से मर रही है सड़कों पर, वो बेहद तकलीफदेह होती है। सर, मैं यही बात के लिए मैंने बात शुरू की थी, उस वक्त में मैंने ये बोला था कि हमारे लिए जो सारी व्यवस्थाएं हैं, जो सिस्टम है, वो किसके लिए हैं? जी, डेमोक्रेसी में जो भी है वो किसके लिए? वो आम आदमी के लिए। डेमोक्रेसी का मतलब है बाय द पीपल फॉर द पीपल। अगर पीपल वहां पे स्ट्रगल कर रहा है और आप राजनीति कर रहे हैं तो इसमें नुकसान गरीब आदमी का ही नहीं, देश का भी है, सिस्टम का भी है। ये बात तो इस देश के राजनेताओं को आज समझनी पड़ेगी। कोरोना जब आपके देश में है तो ये जब आप पे कहर ढाएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि आप बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं, वो जब आपको लेगा निकलेगा तो पूरी तरीके से निकलेगा। आज भी मुझे हद लग रहा है, वो ये लग रहा है कि आप देखिए, जैसे एग्जांपल दे रहे थे अभी, दोनों बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मनोज जी भी और विवेक जी भी, लेकिन मैं दोनों से ये पूछना चाहती हूँ, अगर सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आप बोल रहे हैं कि राजस्थान में जो लेबर है उनको आपको यूपी भेजना है, यूपी सरकार उसको डिले कर रही है। पहली बात तो यूपी सरकार से आप परमिशन पेपर पे लेके उसके बाद उनको गाड़ी में बिठाएं, उनको वेटिंग कराएं। दूसरा कि अगर यूपी सरकार, मैं बीजेपी की तरफ से भी, अगर आपको पता है कि उनको जाना है तो आप अपने 48 घंटे क्यों लगा रहे हैं परमिशन देने में? और दूसरी बात, अगर डिले हो भी गया है तो राजस्थान में तो आपकी सरकार है ना, आप अपने सिस्टम के साथ में इतने दुरुस्त तो रहिए कि उन लोगों को आप 48 घंटे के लिए भरोसा दिलाइए कि भाई आप घर में पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर वहां नहीं जा रहे तो राजस्थान में आपका अपना घर है। अगर आपका फर्स्ट घर उत्तर प्रदेश है तो सेकंड घर आपका राजस्थान है। तो राजस्थान सरकार, राजस्थान का सिस्टम, यहाँ के हर लोग आपके साथ खड़े हैं, आपको यहाँ पर किसी भी तरह की बिल्कुल सही कहा आपने। क्या आपको, आप राजनीति करेंगे, उधर से बीजेपी करेगी, इधर से आप कांग्रेस करेगी, और बीच में पिस कौन रहा है? वो आम आदमी, वो गरीब जो डर की वजह से रोड पे निकल रहा है, वो मर रहा है, वो कभी एक्सीडेंट हो रहा है उसका, कभी उसके पैरों में छाले हो रहे हैं, कभी बच्चे को डेड बॉडी को लेके वो 3-3, 4-4 दिन तक पैदल चलता जा रहा है, और संवेदनाएं सबकी मर रही हैं। ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति की। मैं, हो सकता है कि व्यक्तिगत तौर पे विवेक जी संवेदनशील। सीमा जी माफ करिएगा, समय खत्म हो गया। एक छोटा सा कमेंट में लेना चाहूंगा मनोज जी से, समय खत्म हो गया, रोक रहा हूं बीच में। मनोज जी, बेहद गंभीर सवाल सीमा जी ने उठाया, कांग्रेस बीजेपी दोनों की तरफ से, अगर आपको भेजना है तो आप परमिशन लेके भेजिए, बसों में बिठा के क्यों भेज रहे हैं, पहले ही बिठा क्यों दे रहे हैं? और दूसरा, यूपी सरकार क्यों परमिशन नहीं दे रही? मनोज संजय जी, मैं दोनों ही चीजों का बताऊं, इससे सीमित होकर इससे ऊपर हम आगे जाने की बात करेंगे। कि जहां तक है परमिशन की बात है, अगर यहाँ के राजस्थान के जिला कलेक्टर या यहाँ के एसीएस या चीफ सेक्रेटरी या मुख्यमंत्री अगर वहाँ के मुख्यमंत्री से या परिवहन मंत्री वहाँ के परिवहन मंत्री से बात करते तो मुझे लगता है 1 घंटे में परमिशन मिल जाती। लेकिन शायद वो नियत का फर्क था। मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात करता हूँ, इन सब आरोप प्रत्यारोप पे नियत पे तो जनता और आप जो मीडिया है, मनोज जी माफ करेगा, मैं जवाब छोटे में चाह रहा था, लेकिन एक बात बताइए, अखबारों में इतने मोटे हेडलाइंस निकल रहे हैं, उसके बावजूद परमिशन लेने में 24 घंटे लग जाते हैं। उसके बावजूद परमिशन लेने में 24 घंटे लग जाते हैं सर। ठीक है, इधर गलती हुई कि बसों में बिठाकर इंतजार करवाया जा रहा है, लेकिन उधर भी गलती हुई है। यही राजनीति खत्म करनी होगी सर, माफ करिएगा, समय नहीं, वरना सबको मैं मौका देता अपने अपनी बात को कहने का। मनोज जी माफी के साथ, समय खत्म हो गया, माफी के साथ सर, मजबूरी होती है हमारे टीवी की। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन साफ तौर पर यह है कि गलतियां हो रही हैं, गाइडलाइंस जारी हो रही है, लेकिन गाइडलाइंस को जमीन पर उतारने के लिए अधिकारियों की इच्छा शक्ति की जरूरत है। अपनी चीजों को समझना होगा। यूपी सरकार परमिशन नहीं देती तो उसके पहले आप कैंपों में रखवाइए, व्यवस्था करवाइए, और वही हर जिले की सीमाओं पर इस वक्त चाहिए। तमाम चीजों को लेकर इस वक्त बारीकी से नजर रखनी होगी, तब जाकर हम राज्य को भी चला पाएंगे और लोगों को भी समझाकर उनको कम से कम इस संक्रमण से बचा पाएंगे। नमस्कार।